वो मार्केट को जिन नतीजों का इंतज़ार था यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आ गए हैं। धीरे धीरे नंबर्स साफ हो रहे हैं। मुनाफा हल्का सा कम हुआ है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। कंसोलिडेटेड मुनाफा 19,407 करोड़ से घटकर 16,971 करोड़ वाई ऑन वाई हुआ है। क्यू ऑन क्यू एंड वाई ऑन वाई दोनों लिहाज से थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है एक नरमी। क्यू एन क्यू 18,000 से घट के 16,000 दिख रहा है और वाई ऑन वाई जो है 19,000 से 16,000 का अंतर दिख रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नतीजों का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए और नतीजे आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष जी, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक। अभी ब्रॉडर कंसोलिडेटेड नंबर्स आते हुए एबिटा 44,141 करोड़ रुपए पे आता हुआ 46,000 करोड़ रुपए क्यू ऑन क्यू से थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ। इवन क्यू ऑन क्यू मार्जिन्स 15% पे आए हैं, 17.4% थे मेरे ख्याल से लास्ट तिमाही में। तो थोड़ा सा दबाव सीक्वेंशली नंबर्स में आपको नजर आएगा। खैर कुछ हद तक स्ट्रीट को अंदाजा था क्योंकि जो इनका ट्रेडिशनल O2C और ऑयल एंड गैस का बिजनेस था उसमें जिस तरह की परिस्थितियां थी उसका इम्पैक्ट देखने वाले थे हम लोग, क्योंकि ऑयल एंड गैस के धंधे में खास तौर पे KG-D6 से लगातार वो वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे हैं, उससे इम्पैक्ट पड़ना था प्रॉफिटेबिलिटी पर। दूसरी तरफ जो O2C बिजनेस है इस कंपनी का, उसमें टफ टाइम्स थे। वो तो मार्च में समीकरण बदलते हुए नजर आए तो इनके ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में अच्छे खासे वो क्रैक्स एंजॉय करे होंगे आई एम श्योर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अदरवाइज मार्च से पहले के बड़े सबड्यूड से समीकरण थे, पर क्योंकि क्रैक्स इंप्रूव हुए, चाहे गैस ऑयल के क्रैक्स हों, चाहे गैसोलीन के या जेट फ्यूल के, यानी कि डीजल पेट्रोल और जेट फ्यूल के क्रैक्स, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हुए नजर आए थे, तो उससे समीकरण इंप्रूव हुए। जहां तक पेटकेम की बात थी, पेटकेम के लिए तो चैलेंजिंग क्वार्टर स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो अभी मेरे पास ब्रेकअप नहीं है चारों बिजनेसेस का जो इंपॉर्टेंट हैं, O2C, ऑयल एंड गैस, उधर वो जियो और रिलायंस रिटेल यानी कि कंज्यूमर फेसिंग एंटिटीज। लेकिन मोटा मोटी जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से वो O2C की, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे EBITDA क्यू ऑन क्यू और ईयर ऑन ईयर स्लाइटली रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। ऑयल एंड गैस का EBITDA रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। रिलायंस रिटेल की जहाँ तक आंकड़ों की बात है, नंबर्स कंपेरेबल थे ही नहीं, क्योंकि वो FMCG का बिजनेस वो रीऑर्गेनाइज किया गया था, दिसंबर 1 से वो लागू हुआ था, तो ये पूरा क्वार्टर था जिसमें वो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता, तो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करना मुश्किल था। और जहाँ तक जियो की बात थी, थोड़ा सा अनइवेंटफुल क्वार्टर था। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते 3 महीने में यानी कि जैन से मार्च पीरियड में टैरिफ इंक्रीज लिए नहीं गए थे। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप टेलीकॉम बिजनेस को कंपेयर करते हैं और हम टेलीकॉम बिजनेस को सीक्वेंशली कंपेयर करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बिलिंग डेज भी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम होते हैं, 2 दिन कम थे। तो इन सब का कंसोलिडेटेड इम्पैक्ट स्ट्रीट मान के चल रहा था थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होते हुए मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं। EBITDA मार्जिन 15% वर्सेस 17.4% क्यू ऑन क्यू, 16.8% साल दर साल। तो ईदर वेज मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। O2C बिजनेस 1.85 लाख करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज आते हुए, EBITDA उसका 14,520 रुपये आया है करोड़ पे, 16,507 करोड़ रुपये के मुकाबले। तो बिल्कुल जैसी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा स्लाइड कम दबाव, सीक्वेंशली यानी कि क्यू ऑन की थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। वो मार्च के समीकरण सुधरने से, अदरवाइज ये पेन थोड़ा सा बढ़ सकता था। ऑयल एंड गैस बिजनेस के आंकड़े अब स्क्रीन पर हैं, 5,900 करोड़ रुपीस के आसपास के रेवेन्यूज आते हुए वहां से। अब ये डिटेल्स जब आएंगी मेरे हाथ में तो मैं एग्जैक्ट सारे कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा, लेकिन ये अपफ्रंट वो नंबर्स आपके लिए। थोड़े से सबड्यूड परफॉर्मेंस O2C बिजनेस का और ऑयल एंड गैस का। ऑयल एंड गैस के मार्जिन्स सीक्वेंशली मेरे ख्याल से करीब 1300-1400 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, 13% के आसपास रिड्यूस हुए हैं। वो सिंपली KG-D6 के प्रोडक्शन रिडक्शन का असर है और स्ट्रीट लार्जली फैक्टर इन करके चल रहा था।
रिलायंस रिटेल का EBITDA 6921 करोड़ रुपीस 6915 करोड़ रुपीस से स्लाइट इंप्रूवमेंट की बात करी थी हमने जब हम एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंट कर रहे थे। और रिलायंस रिटेल मोटा मोटी वैसे ही परफॉर्म करता हुआ, मार्जिन्स फ्लैट हैं सीक्वेंशली 7% के आसपास। पिछले क्वार्टर मेरे ख्याल से 7.1% के रिलायंस रिटेल के मार्जिन्स थे, तो ठीक है। वो स्टेडी क्वार्टर की बात हुई थी, स्टेडी क्वार्टर डिलीवर करता हुआ। 6 रुपए का डिविडेंड डोल आउट होता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। टेलीकॉम के आंकड़े मेरे ख्याल से थोड़ा डिले के साथ और आरपू के नंबर थोड़ा डिले के साथ पता चलेंगे, लेकिन आरपू सीक्वेंशली मोटा मोटी पेंसिल रहने की 1% के आसपास का इंप्रूवमेंट आपको क्यू ऑन क्यू देखने को मिलेगा आरपू के नंबर्स में। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर के रिलायंस के आरपू जो बैठ रहे थे वो 213.7 थे, मोटा मोटी शायद 216 रुपए के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, पर वो नंबर्स आएंगे तब वो जियो का आंकड़ा पता चलेगा। और ऊपर से कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, खासतौर पे जियो के फ्रंट पे। मनोज जी, ऑफ लेट बहुत चर्चा हो रही थी रिलायंस जियो के आईपीओ की। काफी सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि जल्दी डीआरएचपी फाइल करते हुए नजर आएंगे। वो मेगा 40,000 50,000 करोड़ रुपए के आईपीओ लाने की तैयारी हो रही है। तो टाइमलाइंस अब मैनेजमेंट के मुंह से सुनने की जरूरत है। वो टाइमलाइंस कौन सी होंगी? वैसे मुकेश सर ने 2019 में कहा था कि 5 साल के टाइम पीरियड में हम उस आईपीओ को लेकर आएंगे। उसमें 1 आध साल का बफर देने की जरूरत थी, क्योंकि वो कोविड का साल आ गया था, तो थोड़ा सा टाइमलाइंस डिले हो गए थे। तो वो टाइमलाइन वैसे भी हिट कर रहे हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट सजेस्ट भी कर रही हैं। मैनेजमेंट के मुख से सुनना पड़ेगा कि एक्चुअल टाइमलाइंस होंगी क्या उस रिलायंस जियो के आईपीओ की। दूसरा, जियो के बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो टैरिफ्स को लेकर क्या अपडेट्स हैं। ऑफ लेट टैरिफ्स इंक्रीज नहीं हुई हैं, स्ट्रीट अवेट कर रहा है टैरिफ इंक्रीजेस, हो सकता है आईपीओ से पहले, पर वो टैरिफ्स के फ्रंट पे क्या कमेंट्री आती है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मोटा मोटी नंबर्स मेरे ख्याल से हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ रेडी होंगे।